जब रिजल्ट आया तब सभी ने कहा कि हमने इस लड़की को कभी देखा ही नहीं है। तो वो वाला है कि मेहनत हमें बहुत खामोशी से करनी चाहिए और बाहर का मोटिवेशन आपको कुछ समय के लिए ही मोटिवेट कर सकता है। जो आपको इस तैयारी में निरंतर लगाए रखेगा वो आपका इनर मोटिवेशन ही होगा। तो यही था कि अरे उसका तो अलग ही है, अलग ही रहती है, यानी किस दुनिया में रहती है पता ही नहीं चलता, ना कभी घूमने जाती है ना कहीं कुछ। तो ये सब उस दिन गाँव में कई लोगों को पता भी नहीं था कि इस नाम की लड़की यहाँ भी रहती है। गोल को पाने के लिए जज्बा होगा तो हम उसके बीच में आने वाली सभी चीज़ों को हटा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया हुआ है और डेली हम एक एक करके वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी की सीरीज़ में आप तो कि आज के हमारे गेस्ट हैं, आप जानते ही हैं, आप पहचान भी रहे होंगे मैम को। तो आज के हमारे गेस्ट हैं यूपीपीसीएस टॉपर रैंक 1। जी हाँ दोस्तों, रैंक 1 आपके सामने है। तो इसी की सीरीज में आपको मैम हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो है कि इससे पहले 3 टाइम्स आपने इस एग्ज़ाम को फाइट किया और पिछले 2021 में आप फाइनल में जाकर 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया। तो एक स्टूडेंट को वो बता सकती हैं आप में वो एक्सपीरियंस है कि क्या मतलब कमियां थी जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था? आपको कहाँ लगता था कि नहीं इस बार हमें ये बेस्ट करना है? आपने 2021 और 2022 के बीच में मतलब क्या ग्रोथ कहाँ आपको कमियां थी जो एक न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए था? उसमें मैंने आंसर राइटिंग पर फोकस नहीं किया था। जी मैंने बहुत ही कम पेपर लिखे थे, तो उस समय मेरे क्वेश्चन भी छूटे थे मेन एग्ज़ाम में। जी तो उस समय सिलेक्शन तो नहीं लग रहा था कि होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे हम सुनते हैं क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। 2021 के लिए फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, आंसर राइटिंग भी करती थी, अपना जो ऑप्शनल था सोशियोलॉजी उसके नोट्स फिर से दोबारा से तैयार किए थे। हाँ अच्छी तरीके से सारे। तो ये था, तो उसमें मैंने आंसर राइटिंग की तो मेरा वो मेंस हो गया था, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो पाई थी। तो उस समय 2021 में मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि एक सोशल फियर था, उतना मैं बात करती नहीं थी किसी से, जानती भी एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जिससे मेरा रिजल्ट आया। तो उस दिन गांव में कई लोगों को पता भी नहीं था कि इस नाम की लड़की यहाँ भी रहती है। जी बिल्कुल। तो मेरा बाहर जाना आना बिल्कुल भी मुझे खुद भी थोड़ा नहीं था पसंद जाना आना, तो बचती थी जाने से, और इस तैयारी के दौरान तो और भी हो गया। जी तो यही उस वजह से थोड़ा मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ था। लेकिन जो इस बार की थी इसमें मैंने आंसर राइटिंग काफ़ी की। मैंने जैसे बताया एक दिन में 3 पेपर भी लिखे हैं मैंने। हाँ, और जो अपना जो इंटरव्यू वाला पार्ट है उसको मैं मेंस देने के बाद मैं तैयार कर रही थी। अपने फैमिली घर पर हैं, भाई हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनसे जैसे मैं इंटरव्यू पूछती थी कि मिरर प्रैक्टिस है वो किया करती थी। तो इस समय जब इंटरव्यू देने जा रही थी तो उस समय अंदर से इतना कॉन्फिडेंस, डर तो रहता है सभी को होता है क्या पूछा जाएंगे, पर ये था कि अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि इस बार मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने मेंस में भी अपना पूरा किया था और इंटरव्यू के लिए भी मैंने पूरा किया था। मैम अभी आप कुछ देर समय हम जब आए थे आप एक भैया आए थे, उनसे बात कर रहे थे कि आप अपने फ्रेंडों से भी दूरी बना लिया था इस जर्नी में, इस सेक्रीफाइस के। मतलब वो क्या क्या आपको बातें कहती थी जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे हैंडल करती थी? ऐसा कहती थी कि ये तो दिखाई ही नहीं दे रही है। हाँ बिल्कुल बात कर रहे थे। बिल्कुल मेरी फ्रेंड्स थी, क्योंकि उनसे संपर्क पूरा कट ही गया था। मैं ना व्हाट्सअप भी सिर्फ बहुत ही ज़रूरी काम के लिए यूज़ करती थी। कहीं कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कहीं कुछ होता है काम, तो व्हाट्सअप का तो था मेरे पे, लेकिन उसके भी मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मैसेज कर देते थे किसी का, सुबह आया तो मैं शाम तक वो देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि जब मुझे टाइम होता था मैं तभी देखती थी जाकर। और भी सोशल मीडिया तो नहीं थे, तो यही था कि अरे उसका तो अलग ही है, अलग ही रहती है, यानी किस दुनिया में रहती है पता ही नहीं चलता, ना कभी घूमने जाती है ना कहीं कुछ। तो ये सब था। जिस दिन रिजल्ट आया मेरा, उस दिन मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड थी ग्रेजुएशन के समय में, तो उसने कहा अरे दिव्या कहाँ क्या है ये हुआ। तो कहाँ थी अभी तक, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कहाँ ही है, ये सब था। लेकिन अब खुश भी थे, इतना अच्छा काम हुआ। दिन बाद आपको कॉल किया और आपको याद किया। जी काफ़ी खुश थी, काफ़ी फिर सब लोग। मैम जैसे आंसर राइटिंग करते समय एक जनरली क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट है, मतलब आप तो इस 1 रैंक हैं और कुछ तो अलग की होंगी लोगों से, आई होप कि कुछ तो आप लोगों से काफ़ी यार स्टूडेंट से अलग होगी। तो उसके अलावा आंसर राइटिंग में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आप करती थी जिससे लोगों से अलग हुआ और ऑथेंटिक आंसर हो, बेस्ट हो, नंबर इंक्रीजिंग हो और एग्जामिनर को अफेक्ट करे?
कि नहीं हाँ जो कुछ तो अलग हो रहा होगा, तो मतलब उस आंसर राइटिंग में क्या क्या एक्स्ट्रा अडनी चीज़ें आपने किया था? जी, जो मैंने इस बार वाले उसमें किया था मेंस में, पिछली से मैंने फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स ये सब यूज किए थे। और इसमें भी मैंने कुछ यूनिक बनाए थे, कुछ कॉमन्स होते हैं, कॉमन 360 बना के एरो कर दिया। तो मैंने कुछ यूनिक कर लिए थे सेलेक्ट गूगल से, और उनको जो मुझे अच्छे लगे थे, देखने में भी अट्रैक्टिव थे, उनको मैंने एक A4 शीट पे ड्रॉ करके अपनी टेबल के सामने ही चिपका लिया था। हाँ, तो जब भी मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ तो तब मुझे ध्यान ना, मुझे सामने देख के ही बस मैं उसको उसी समय प्रैक्टिस में ले आऊँ। जी, एक ये थी मेरा उससे फ्लो डायग्राम वाला। मैप्स, यूपी के मैप्स जो हैं वो, और जैसे डाटा है, डाटा के लिए स्कीम्स और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सब में जो भी रिपोर्ट पब्लिश होती हैं सरकार की, और कई भी और सारी रिपोर्ट हैं, उन सब का डाटा में मेरी कॉपी थी जिसमें अपना डाटा नोट करती थी हर टॉपिक से संबंधित। और स्कीम भी थी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, जो भी स्कीम चल रही हैं, जिस भी जो टॉपिक था उससे संबंधित वो लिखती थी। तो उन सभी का यूज करना, कैसी जगह यूज करना, डेफिनेशंस हैं, जो योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आती हैं उनमें कई बार हमें काफ़ी अच्छी अच्छी डेफिनेशन और डाटा मिल जाता है, तो वहाँ से उनको लिखती थी। तो इस प्रकार मैंने जो किया था, तो ये सब था। मैम इसमें आप न्यूज़पेपर आप कौन सा फॉलो किया था, उसके बारे में बताइए। मैंने न्यूज़पेपर इसमें 2 फॉलो किए थे, क्योंकि एक नेशनल न्यूज़पेपर द हिंदू का मैंने लेखा रखा था, लैपटॉप से उसे पढ़ती थी, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर उसकी आ नहीं सकता था, तो मैंने वो लिया। और क्योंकि उसमें और यूपी की न्यूज़ के लिए, क्योंकि यूपी का भी वेटेज है इसमें, यूपी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं जो घर पे लोकल न्यूज़पेपर आता था, सभी जगह आते हैं, तो मैं उसको फॉलो करती थी। उससे हमें कई बार काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती हैं। जी मैम, जो है एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए कि देखिए जो हिंदी का पेपर होता है, तो हिंदी के मतलब कैसे तैयारी की जाए, और उसके लिए बुकलेट आपने क्या फॉलो किया था, क्योंकि उसका भी मेंस में नंबर जुड़ता है मैम 150 मार्क्स। हाँ, हिंदी का पेपर इसमें होता है। इसमें मैंने जो लेटर होते हैं, हाँ, उनके लिए मैंने जो लेटर फॉर्मेट है, जो कुछ बुक्स भी होती हैं, मैंने एक बुक ली थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, एक बुक फॉलो की। बाहरी तो सर ऐसे याद नहीं आ रहा इस समय। तो ये है, तो वो ली थी। तो जो लेटर ड्राफ्टिंग होती है उसके लिए मैं जो भी कभी कभी पब्लिश होते रहते हैं समय समय पर, तो वहाँ से मैं फॉर्मेट नोट कर लेती थी जिस टाइप में लिखते हैं। हाँ, और बुक्स में भी दिए होते हैं, तो वहाँ से भी अपना ऐड ऑन कर लिया, मुझे लग रहा है और वो ठीक है। हाँ, तो क्योंकि मैं लगातार मॉक टेस्ट भी देती थी, मॉक मेंस के लिए, तो जब मैं उसको अप्लाई करती फीडबैक में वो वहाँ कोई मतलब अच्छा आता था, तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये था। और जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसके लिए मैं बुक से ही बस पढ़ती थी। और आईआर के लिए आपने क्या लिया था? आईआर के लिए कंटेंट कैसे कलेक्ट किया था, या फिर क्या चीज़ें पढ़ा? जी, जो बेसिक कंटेंट है वो तो मैंने वही अपने नोट्स बनाए थे उससे, और जो करंट के इवेंट है वो मैं न्यूज़पेपर से कवर करती थी। और जो ऐसे राइटिंग है उसके लिए आपने कोई बुक फॉलो किया था, या फिर इसके कंटेंट कहाँ से कलेक्ट किए? ऐसे राइटिंग की ऐसी कोई बुक्स नहीं है। जो हम जीएस में हम जो हमारा तैयार होता है उसी में हमारा ऐसे भी रेडी हो जाता है। ये है कि हम टाइम पर अपना ऐसे लिख के चेक करते रहें। और इसके लिए मैंने जो एक्स्ट्रा किया था वो कोट्स कुछ रखे थे अपने बना के। हाँ, तो वो कोट्स डालने के लिए। मैं आपने हिस्ट्री पॉलिटिक्स के लिए सारी बुकें बताया, स्पेक्ट्रम से बताया भी, तो ये बताइए जिससे कि अब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी होती है, उसके लिए आपने क्या पढ़ा था? फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है। और वर्ल्ड के लिए? वर्ल्ड के लिए तो मैंने लेक्चर से किया था, वीडियो लेक्चर जो होते हैं, नोट्स बनाए थे आपने। जी, जो आपने बताया 11th-12 की एनसीईआरटी आती है फिजिकल ज्योग्राफी, ये सफिशिएंट है मोर देन? हाँ, 11th-12th की है। 11th क्लास में 2 एनसीईआरटीज़ हैं, वो मैंने वही की थी। और जो भी करंट में चल रहा है वो तो हम नोट करते थे। और एक 12th की भी है, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके भी कई सारे आपको टॉपिक मिलते हैं सिलेबस से रिलेटेड, तो मैंने वहाँ से किया था। दोस्तों, वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एक ज़रूरी सूचना शेयर करनी थी। सभी को पता है कि यूपीएससी क्रैक करना इजी नहीं है। क्या आपको पता है हर साल कंपटीशन तेज़ी से बढ़ रहा है। अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा आपको अभी से। इसमें आपकी मदद करने के लिए PW लेकर आया है न्यू संकल्प बैच 4.0, संकल्प हिंदी 4.0 2024 बैच, फाउंडेशन बैच। इसके प्राइस की बात करें तो 9,999 रुपये ओनली है। इसमें आपको GS प्री परफॉर्मेंस और साथ में CSET की प्रिपरेशन फ्री में करवाई जाएगी, और आपका स्टार्ट फीस भी पेयर करने नहीं पड़ेगी। इस बैच की क्लास स्टार्ट हो चुकी है 10 अप्रैल से। साथ ही साथ आपकी कम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिल रहा है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, जैसे
कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट, मैराथन, मंथली कोर्स करंट अफेयर्स और क्विक रिवीजन बुकलेट स्पेशली फॉर फिल्म्स करंट अफेयर्स। सो आप प्लान कर रहे हैं यूपीएससी 2024 का, तो यह एक अच्छा मौका है। इसके अलावा पीडब्ल्यू के और सारे बैचेज हैं, जिसमें स्कोरिंग ऑप्शनल बैच इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी कॉम्बो बैच अवेलेबल है, इसको आप पीडब्ल्यू के ऐप पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो और आपको परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड IS500 आपको 500 रुपये का एक्सटेंड डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही पीडब्ल्यू 2023 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च कर दिया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जिससे आप अपनी तैयारी में इनके ऐप पर जाकर इवेलुएट कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस जाइए और चेक कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अब ये बताइए कि जैसे मैम कई बार आंसर राइटिंग करते समय और हमें मतलब कि पेन का भी इफेक्ट पड़ता है। कई स्टूडेंट डाउट करते हैं मतलब कौन सी पेन यूज करें, जेल पेन यूज करें या बॉल पेन यूज करें, या फिर हेडिंग जो है स्केच से की जाए। तो आपने कैसे किया था उसके बारे में बताइए। हाँ जी जी, अंडरलाइन का तो है। मैंने अंडरलाइन क्योंकि जब कॉपी चेक कर रहे होते हैं तब हमें वो कॉपी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। वो हमारा जो भी चेक को हमारी कॉपी कर रहा है उसे हमारी कॉपी की तरफ खींचना चाहिए, क्योंकि कई सारी कॉपी होती हैं चेक, तो उसमें हमारी कॉपी में क्या उन्हें अच्छा लगे, जो हमारी कॉपी पे वो टिके नंबर देने दें। तो ये है, इसके लिए तो हम वही फ्लो चार्ट ये सब करते हैं और अंडरलाइन की जाती है। मैंने तो अंडरलाइन इस बार ब्लैक पेन से की थी। हाँ, ब्लैक ये था मैंने ब्लैक पेन से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में ही उसको ला दिया था। मेन एग्जाम में नहीं कर सकते क्योंकि पेन चेंज करने में काफ़ी टाइम नहीं मिलता है जी। तो आपने ब्लू और ब्लैक दोनों पेनों का यूज किया? सिर्फ मैंने अंडरलाइन के लिए ब्लैक पेन का यूज किया था और पूरा लिखा ब्लू से था जी। अब टाइम नहीं मिलता है मैम जिससे चेंज करने का? उतना चेंज करने का टाइम नहीं मिलता है कि वहाँ पर ही आप नया एक्सपेरिमेंट करें। जो मैं घर पे तैयारी लिखती थी, जो कभी 3 पेपर लिख रही हूँ, कभी उसी समय में टाइमर लगा के फ़ोन में करती थी, तो उसी समय में उसको हर चीज़ को मैंने वहीं प्रैक्टिस कर लिया। जो प्रैक्टिस किया था तो टाइमर लगा कर नहीं, हाँ कितने घंटे हो रहा है, टाइम टू टाइम अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं? हाँ, मैं 3 घंटे का जैसे पेपर लिखती थी तो टाइम लगा देती थी फ़ोन में और फिर वहाँ उसी समय में लिखती थी। पेन अभी आपने नहीं बताया कि मतलब जेल पेन यूज किया है बॉल पेन? वो मैंने जो किया था पेन का ये होता है कि हमें बहुत स्पीड में लिखना पड़ता है, तो जो पेन है वो स्मूथली चलना चाहिए। हाँ, तो मैंने तो V7 किया था इस बार जी। और मैम जैसा कि मैम आपने बताया कि आप ये व्हाट्सअप हम नहीं यूज करते थे डेली जो है कि, तो सोशल मीडिया से मतलब कैसे सेक्रीफाइस किया, अपने आप को दूरी रखा? सोशल मीडिया के मुझे पहले से ही इतना इंटरेस्ट नहीं था सोशल मीडिया में जी। हाँ, और इस तैयारी के दौरान हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। जब हम खुद ही इस तैयारी में आए हैं और जीतने के लिए आए हैं, तो अपने गोल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए माइंड के लिए। हाँ, तो माइंड में कि हमें यही करना है और जब हमें गोल को पाने के लिए जज्बा होगा तो हम उसके बीच में आने वाली सभी चीज़ों को हटा देंगे। सो मैम अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सारी चीज़ें हमें मतलब कि उसके जैसे आपको फ्रेश होने के लिए और फ्रेश माइंड करने के लिए क्या करती थी? कुछ लोगों जैसे योगा करते हैं, मेडिटेशन, तो आप क्या करती थी? सॉन्ग सुनती थी या फिर? हाँ, कभी कभी ये तैयारी में होने लगता है, तो उसके लिए मैं सोशल मीडिया तो मैं यूज करती नहीं थी जी। हाँ, तो मैं कभी अपने जो कुछ दोस्त बचे थे उनको कॉल लगा लिया तो उनको बात कर लेती थी। तो ये भी होता था कि कभी कभी उनका कॉल आता था, कभी तो मैं नहीं उठाती थी क्योंकि उस समय मैं पढ़ रही होती थी, लेकिन जब मैं करती थी तो अरे अब टाइम मिल गया आपको, ये ऐसे करके तो उनको घर में काम कर लेती थी, मम्मी का हाथ बटा देती थी, दादी हैं उनसे बात कर लेती थी, तो ये करती थी। मैम जैसे मेंस का एग्ज़ाम होता है तो जैसे एक के बाद एक पेपर ऐसे लगा रहता है, तो जिनके मतलब वो चीज़ें माइंड में याद नहीं रहती है। जो जैसे जब एग्ज़ाम आयोग द्वारा मेंस का होता है तो 1 घंटे का पेपर, 1 घंटा समय मिलता है, फिर दूसरा एग्ज़ाम तुरंत, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करती हैं उस समय और कैसे मतलब याद करती, रिवाइज करती होती 1 घंटे में? जी, जब मेंस की तैयारी करते हैं तो इसमें जो पेपर होता है उसमें काफ़ी 2 पेपर के बीच में समय काफ़ी कम मिलता है। हाँ, तो उसके लिए हम ये करते हैं, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी पहले से ही
करते ही हैं सब। जी, जी। तो रिवीजन जो भी है याद सब कुछ करते हैं, उसके लिए हम कुछ शॉर्ट नोट बना लेते हैं। जी। हाँ, तो ये है कि अगर किसी टॉपिक पे किसी चीज़ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, स्कीम है जो आप दिमाग से निकल जाएगी, उनको एक अपनी डायरी या कुछ भी है उनको बना लीजिए शॉर्ट नोट्स। तो उस जो बीच का समय होता है उसमें वो काफ़ी काम आते हैं। जी, मैंने भी वही किया था, शॉर्ट नोट बनाए थे सभी के। तो मैं जो टाइम मिलता था, जैसे जो सेकंड पेपर होता था उसके लिए बीच में टाइम मिलता है तो वहाँ पे अपना रिवीजन कर लेती थी थोड़ा, और जो नेक्स्ट डे का होता था तो फिर मैं जो रात के समय जाकर जी मैं अभी आपसे हम सुन रहे थे, बातें हो रही थी कि मतलब कुछ लोग थे कि आप जैसे बाहर भी डर के वजह से नहीं निकलती थी कि लोग रोक लेंगे, पूछने लगेंगे, ऐसा क्या मतलब रहा? उसका ये था क्योंकि गांव में रहकर तैयारी की थी मैंने, और सभी को तो पता टाइम होता बचाने के लिए एक होता है? सोशल वो होता है सर कि पूछने लगते हैं कुछ। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो लोग कुछ समय बाद पूछने लगते हैं कि तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रिजल्ट नहीं आते हैं तब सब पूछते हैं। तो वही था कि जब मैं भी कहीं जाती थी, जब मेरी फैमिली आती थी तो उनसे पूछते थे कि अच्छा क्या कर रही हैं, तो ये था। तो काफ़ी जो सवाल नजर कभी कभी सवाल करती हैं कि वही था, तो मुझे उस वजह से फिर मैं जाती भी नहीं थी, घर पर रहती थी, अपना पढ़ती थी। पहले आप मैम जैसे कि सर ने बताया वो थे यहाँ पर बैठे थे आपके भाई या पापा थे, तो बता दें कि पहले आप बोलती भी नहीं थे, यहाँ तो बोल ही रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितना आपने साल भर में नहीं बोला तो वो 10 दिन में बोल लिया, ऐसा क्या रहा है? हाँ, मेरा यही था बोलने का, थोड़ा मैं कम बोलती थी जी। क्योंकि पढ़ने में ही समय ज़्यादा चला जाता था, तो बोलने में ही इस समय तो वही था। तो पर ये पिछले जब से रिजल्ट आया है तब से मेरा जो इतना तो मैं अभी तक नहीं बोली थी, इतना मैं अब इन 10 दिन में बोल ली हूँ जी। मैम थोड़ा सा मेंस की बुक लिस्ट बता दीजिए एक बार फिर से कि क्या क्या चीज़ें मतलब पढ़ाता है ये? मेंस में 8 पेपर होते थे, जब अभी ऑप्शनल है तो वो तो हट गया है, मेरा ऑप्शनल था मेरा सोशियोलॉजी। तो आज 8 पेपर होते हैं। हिंदी के लिए जो मैंने वही लेटर ड्राफ्टिंग है वो बुक्स में, और जो सरकार के द्वारा जारी भी किए जाते हैं वो उसकी कर लेती थी। और व्याकरण वाले पार्ट के लिए मैंने बुक में ही से किया था। ऐसे के लिए मैंने अपनी तरफ से कोर्स नोट किए थे। हाँ, तो जो किसी जैसे ऐसे का भी सिलेबस है किस किस टाइप, तो उसी से संबंधित कोड की एक छोटी सी डायरी बना ली थी। और डाटा ये सब स्कीम है उसमें। और किस GS1 में हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी मेरा सोशियोलॉजी से कंप्लीट हो गया था, मैंने उसके अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। और ज्योग्राफी के लिए वही जो नोट्स बनाए थे उसको भी अलग अपना हाँ उसी NCERTs और स्पेक्ट्रम से। और GS पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन आता है। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं न्यूज़पेपर करती थी, न्यूज़पेपर से इससे कवर होता है। और गवर्नेंस के लिए मैंने नोट्स बनाए थे हाँ, और टॉपिक बाई टॉपिक। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और जो भी करंट में चल रहा होता था उसके लिए नोट्स बनाती थी। मैम थोड़ा सा बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं एक न्यू स्टूडेंट के लिए, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो, और एक बार देखिए चीज़ें माइंड में मतलब छप जाए। शॉर्ट नोट का पहले तो हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है, और आंसर राइटिंग के द्वारा उसे अपने आप को चेक करना होता है। शॉर्ट नोट हम उस समय के लिए रखते हैं क्योंकि जब हम मेन एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम बहुत कम होता है उस समय हम अपने जो नोट्स बनाए होते हैं उन्हें रिवीजन नहीं कर सकते। तो और जो हम उससे पहले कर रहे होते हैं तो हमें ज़्यादातर चीज़ें याद होती हैं। कई ऐसा होता है कि हम कभी कभी किन्हीं चीज़ों को भूलते हैं और बार बार भूलते हैं, तो उन्हीं के लिए जो हमारे वीक पॉइंट हों तो उन्हीं के हम शॉर्ट नोट्स बना लें, ये है। मैम जैसे कि आपने बताया कि अभी सोशोलॉजी के कुछ स्ट्रगल लाइफ आपकी रही, कितनी मतलब संघर्षमय रही कि आपने जो हिंदी के थे उसने आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ऐसा क्यों करती थी और क्यों, जिसे सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए? हाँ, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैंने, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पूरा साइंस का था, लेकिन मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल इसलिए लिया था क्योंकि वो छोटा था और गाइडेंस भी घर पे रह के कर सकते थे, गाइडेंस थी उसके लिए। तो जो मैंने समझा तो वीडियोस लेक्चर लिए थे, देखी थी, इंटरनेट पे थे, और भी एक सारे वो उनके माध्यम से तो मुझे थोड़ा समझ में आने लगा कि सोशियोलॉजी में ये चीज़ें होती हैं जी। ऐसा बोरिंग नहीं लगता था कि मतलब कितने हम चीज़ें हिंदी तो इंग्लिश
मतलब ट्रांसलेट करेंगे कितना आपने किया? हाँ, तो सोशियोलॉजी के लिए बुक्स भी पढ़ी थी मैंने। काफ़ी इग्नू का मटेरियल है, इग्नू की नोट है और एक NIOS है उसके, और बुक्स भी ली थी काफ़ी, कुछ एकेडमिक की बुक भी ली थी। हाँ, तो उनसे तो जो कुछ बुक तो ये थी इंग्लिश में, उनसे मैं टॉपिक बाई टॉपिक कवर करती थी, और कुछ बुक हिंदी में भी थी। मुझे लगा था कि वो चीज़ें वहाँ से अच्छी मिल जाएंगी। हाँ, तो मैंने ऐसा कोई परहेज नहीं किया कि हिंदी में है तो नहीं करूँगी, इंग्लिश में तो ही करूँगी। ऐसा हिंदी इंग्लिश का काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं कि हम हिंदी में तो हिंदी में ही करेंगे, इंग्लिश का नहीं करेंगे, इंग्लिश के हैं तो ऐसा नहीं है। जिससे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो, हाँ, उसमें जान, हाँ, सभी से करना है, थोड़ा परहेज नहीं रखना है कि हम इसी से करेंगे। वही मैंने किया। मैंने इसका वो नहीं किया कि इस मीडियम में है तभी करूँगी। जो मुझे लगता था कि ये हिंदी में बेस्ट मिल रहा है तो उसको मैं गूगल ट्रांसलेशन के माध्यम से बोल के उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लेती थी। रवि सिहाग सर भी ये जो कि 18वीं रैंक है, ये उन्होंने भी कहा कि कुछ चीज़ें यदि हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश में भी पढ़नी पड़ती है। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे मतलब ज़बरदस्ती नहीं करना है कि हमें ये हिंदी में ही करेंगे या इंग्लिश, जो जहाँ से बेस्ट लगे वहाँ से लेना है। जी बिल्कुल। काफ़ी कुछ यूनिट थी जो मुझे हिंदी की बुक में, एकेडमिक्स की बुक में अच्छी मिल रही थी और वो बुक हिंदी में ही अवेलेबल थी। हाँ, उनका इंग्लिश नहीं था, तो मैंने वहाँ से उनको इस प्रकार से अपने आप उसको ठीक किया। तैयारी में कोई शॉर्टकट तरीका है? इस तैयारी में कोई जिसे शॉर्ट वे में तैयारी करे और आसानी से सिलेक्शन हो जाए, कोई शॉर्टकट तरीका है? नहीं, इस तैयारी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और ईमानदारी से करनी पड़ेगी, अपने स्वयं में ईमानदारी बरतें। हाँ, तो शॉर्टकट कोई नहीं है इसका। मतलब एक क्वेश्चन रहता है कि मतलब शुरुआत क्या करें, कैसे करें और कहाँ से करें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डाउट रहता है कैसे करें। हाँ, कई बार जब हम इस तैयारी में उतरते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हाँ, तो कभी तैयारी के दौरान भी ये होता है, रिसोर्सेज हैं, कहाँ से करें, कैसे करें, ये काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। तो उस कैसे करें को करना है अपने दिमाग में करें। जब करना है ही हमें बार बार अंदर से आएगा तो हम उसके लिए रास्ते निकाल ही लेंगे, और होता भी है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता था कि इसको मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, तो वही था, तो करना था तो फिर मैं कहीं सर्च करके, अब इंटरनेट है तो कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम पता ही नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं से हमें उसका सोर्स मिल ही जाता है। तो ये है। सो मैम, एक क्वेश्चन है कि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एक आप रोल मॉडल हैं, और जो रूरल एरिया से बिलोंग करती है लड़कियां, उनकी क्या होता है, उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और कहीं ना कहीं पीछे उनको मौका नहीं मिलता है समाज में आने का, एडमिनिस्ट्रेशन में आने का। तो उनको गार्जियन के लिए उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? जनरली क्या होता है, कम एज में शादी कर दी जाती है और उन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, अभी जो प्रेजेंट में है तो मुझे लगता है कि सभी बराबर ही मौके दे रहे हैं। जी हाँ, लेकिन मैम अभी भी जैसे जो रूरल गांव एरिया से है, अभी भी वहाँ पर अशिक्षा फैली हुई है और लोग जो है कि इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि जी, लड़के और लड़कियाँ इक्वल हैं। जी, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि पहले तो जो बेटी बेटे हैं उनको पूरे मौके दें जो वो बनना चाहते हैं। हाँ, जो उनका लक्ष्य है उनको पाने के लिए उन पर विश्वास करें। उनको जो भी बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको उनके टारगेट अचीव करने के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट था। जो भी गांव में थे, जो सब लोग कुछ भी कहते थे तो मेरी फैमिली मुझ तक उसे नहीं पहुंचने देती थी, वो सुन के बाहर, क्योंकि जब मुझसे कहेंगे तो मैं परेशान होंगी तो फिर मैं उसको पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो अब और ये इसमें दूसरी बात यह भी है कि कभी कभी हम अब जो हम मिसयूज भी करते हैं। कभी होता है कि फैमिली हमें पूरा सपोर्ट करती है लेकिन हम उनका मिसयूज करते हैं। जी, तो ये भी नहीं करना है। अगर हम किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें करना है और फैमिली भी हमें सपोर्ट कर रही है, तो फिर हमें उस पर पूरी ईमानदारी बरतनी है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मैम आपसे कि कोई भी मोटिवेशन लाइन है या इंस्पिरेशन लाइन है, आपका क्या सजेशन है जो आपको आती है, कुछ भी? इसमें तैयारी में मोटिवेशन तो बहुत ही चाहिए होता है, और बाहर का मोटिवेशन आपको कुछ समय के लिए ही मोटिवेट कर सकता है। जो आपको इस तैयारी में निरंतर लगाए रखेगा वो आपका इनर मोटिवेशन ही होगा। जो भी हर कैंडिडेट का इस में आने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी को अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, किसी को सेवा करनी है, तो वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वही आपको इस तैयारी में एक फ्यूल का कार्य करता है। जी, रोज़ के टारगेट पूरे करने में। तो यही है। तो अब मैं, क्योंकि एक जो है
है जब रिजल्ट आया तब सभी ने कहा कि हमने इस लड़की को कभी देखा ही नहीं है। तो वो वाला है कि मेहनत हमें बहुत खामोशी से करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैम आपका कीमती समय देने के लिए हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम सर। तो फ्रेंड्स, मैम ने वो सारी चीज़ें एक एक करके कवर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे भी माइंड में बहुत अच्छा घर कर गई कि जो है कि आप कोई भी काम करें तो आपकी सफलता शोर मचाएगी। और तैयारी का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होगा। आपको लड़ना आप ही को, मेहनत करना आप ही को, एग्ज़ाम देना आप ही को। यदि फ्रेंड्स कोशिश करते रहेंगे तो हो जाएगा। ये मैं नहीं कराऊंगी, निश्चित हो जाएगा। लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ना होने से बेहतर है कि हो ही जाएगा। लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो निश्चित है कि नहीं होगा। जी, ईमानदारी से हम आप खुद में ईमानदार होकर तैयारी करेंगे तो बिल्कुल होता है। जी तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ यह भी बताएं कि यह वीडियो आज का कैसा लगा। और आने वाले अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन पूछेंगे। सो मैम, हमारी तरफ से एक बार फिर से आपका तहे दिल से ढेर सारा आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू फ्रेंड्स। जल्दी मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।